हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। सभी भाई सभी दोस्त एक बार हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो चैप्टर है वो चल रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजन और आज उसी की लास्ट क्लास होने वाली है। तो जल्दी से आप लोग अगर बताएंगे। नरेंद्र हमारे साथ सबसे पहले जुड़ चुके हैं भाई, तो नरेंद्र का स्वागत है। सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है। जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ेंगे और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर रहे होंगे। तो आज हमारा जो ये चैप्टर है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजन, ये आपका खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब तक आप लोग जुड़ते हैं तब तक मैं कुछ बता देता हूँ कि जैसा कि आपको पता है पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ढेर सारी चीजें, जैसे कि क्रैंक साफ्ट, कैम साफ्ट और जो कैम साफ्ट का मैकेनिज्म है, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। और एनिमेशन के थ्रू मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर समझाई थी। ठीक है भाई, सभी को दोस्तों गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। ठीक है, तो एनिमेशन के थ्रू मैंने आपको सारी चीजें समझाई थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मोस्टली चीजें आपको उसमें से समझ में आई होंगी बेहतरीन तरीके से। ठीक है भाई, तो आज हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भाई कैम साफ्ट है। कैम साफ्ट का मेन कार्य क्या होता है? वाल्व को खोलना और बंद करना। और कैम साफ्ट को हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वाल्व के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? वाल्व के बारे में। ठीक है, तो देखिए वाल्व, देखिए क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं आप सारे लोग जुड़ जाएंगे। वाल्व के बारे में क्या कर लेते हैं भाई, थ्योरी पढ़ लेते हैं। सभी को भैया, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी को नमस्कार दो मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अभी लोग जुड़े रहे, हो सकता है आपकी क्लास अभी चल रही होगी, इसके पिछले पहले वाली क्लास जो आपकी में भी चल रही होगी। ठीक है, चलिए जी भाई, वर्षिप ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि भाई चार स्ट्रोक इंजन के प्रत्येक सिलेंडर पर चार स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक इंजन जो आपका होता है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि फोर स्ट्रोक इंजन में ही आपके क्या होते हैं? वाल्व होते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में वाल्व होते ही नहीं। आपके मन में सवाल आएगा क्या होता है? तो भाई जब टू स्ट्रोक इंजन पढ़ोगे तो वहां पे आपको क्लियर होगा। टू स्ट्रोक इंजन में क्या होते हैं दोस्त? वाल्व नहीं होते। टू स्ट्रोक इंजन में क्या होती हैं? पोर्ट्स होती हैं। इसीलिए यहां पर लिखा है फोर स्ट्रोक इंजन। फोर स्ट्रोक इंजन के प्रत्येक सिलेंडर पर इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व फिट होता है। इनलेट वाल्व का मतलब भाई, डीजल इंजन की बात करें तो इनलेट वाल्व से हवा आती है और पेट्रोल इंजन की बात करें तो एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर आता है। क्या आता है भाई? एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर आता है। इनलेट वाल्व में हवा आती है, ठीक है। और एग्जॉस्ट वाल्व कंबस्टन उत्पादन मतलब जो आपकी गैसें हैं, फ्लू गैसें हैं, जिनसे हम पावर ले चुके हैं, पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का दे चुकी हैं, अब वो गैसों की पावर खत्म हो चुकी है। अब वो जली हुई गैसें, उनको बाहर निकालना है। बाहर निकालना वही क्या है? कंबस्टन उत्पादन को निकालता है, जिन्हें एग्जॉस्ट के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि सिंपल सा अगर आपको ये कहानी नहीं समझ में आ रही है तो भाई फोर स्ट्रोक इंजन में मेनली जो है दो वाल्व आपके होते हैं। कौन कौन से? फोर स्ट्रोक इंजन में आपके कितने वाल्व? दो तरीके के वाल्व होते हैं, दो प्रकार के वाल्व होते हैं। दो प्रकार के, कौन कौन सा? एक होता है आपका इनलेट वाल्व, या इसी को हम लोग बोलते हैं इनटेक वाल्व। क्या बोलते हैं भाई? इनटेक, इनटेक वाल्व। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका एग्जास्ट वाल्व, एग्जास्ट वाल्व, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं निकास, निकास वाल्व। वैसे आप किताब में देखोगे तो आपको हिंदी में भी एग्जास्ट वाल्व ही देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है एक तरह का वाल्व की संरचना आपको यहाँ पर दिखाई गई। वाल्व की संरचना कुछ इस तरीके की होती है। धन्यवाद भैया हरप्रिया। ये वाल्व की संरचना क्या होती है भाई? कुछ इस तरीके की होती है। अब देखिए जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है परीक्षा में वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो इसकी संरचना से प्रश्न है कि देखिए ये आपका क्या है? ये आपका वाल्व हेड है। ये यहां से यहां तक आपका क्या है भैया? ये यहां से यहां तक वाल्व हेड है। चलिए मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूं ताकि आपको ये वाला यहां से यहां तक क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं वाल्व हेड। और ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला, ये पूरा, यहां से प्रश्न पूछा गया कि भाई ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं वाल्व स्टेम। इसको क्या बोलते हैं? ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है
इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं वाल्व स्टेम। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज और दिख रही होगी, ये वाल्व सीट। ठीक है, कहाँ गया वाल्व सीट, ये वाल्व फेस, ये वाल्व फेस, ये वाला जो पार्ट है ये वाल्व फेस है। अब आप देखोगे अगर मैं इसी को बड़ा फिगर बनाऊं, अगर मैं इसी वाल्व का थोड़ा सा ये जो नीचे वाला फिगर है इसको बड़ा बनाऊं इस तरीके से, ठीक है, ये बड़ा फिगर बन गया, ऊपर स्टेम है। तो आपसे पूछता है कि जो वाल्व फेस है, ये जो वाल्व फेस है इसका जो एंगल होता है, इसका जो कोण होता है ये कितना होता है, ये आपसे प्रश्न पूछता है कि वाल्व फेस। अब देखिए जो वाल्व फेस है ये किसके साथ फिट होता है, वाल्व सीट के साथ। ठीक है, जैसे आपका यहां पर देखो ये आपका क्या है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर में सिलेंडर जो हेड रहेगा, सिलेंडर के अंदर क्या होगा, सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड में भी इसी तरीके की क्या होगी भाई, इसी तरीके की आपकी संरचना जो है बनी होगी इस तरीके से, ताकि वाल्व इसमें क्या हो सके, प्रॉपर बैठ सके। तो सिलेंडर की सतह पर, सिलेंडर हेड पर बनी वह संरचना जिसमें वाल्व फेस बैठता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वाल्व सीट। ठीक है, चलिए चलिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वाल्व फेस, और यही वाल्व सीट में बैठता है। और इसका एंगल कितना होता है दोस्त, इसका एंगल होता है 45 डिग्री। इसका एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। तो आपसे पूछेगा एग्जॉस्ट वाल्व या इनलेट वाल्व कि वाल्व फेस का एंगल कितना होता है, तो आप कहोगे वाल्व फेस का एंगल होता है 45 डिग्री। और ये जो आपसे फिगर से प्रश्न पूछेगा कि भाई ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाल्व स्टेम बोलते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना, इसको आप चाहो तो इस फिगर को ओहो ये क्या हो गया, चलो चलो भाई इसको यहीं रहने देते हैं, या इसको मैं साइड में बना देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा। यहाँ पे आप बना लो इसको। ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, 45 डिग्री, यानी कि वाल्व फेस का जो एंगल होता है कितना होता है, 45 डिग्री। अब आइए वाल्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो पहला फैक्ट है भाई, वाल्व मटेरियल बताइए। वाल्व मटेरियल यानी कि वाल्व की सामग्री किस पदार्थ का बना होता है, वाल्व पदार्थ, वाल्व पदार्थ या वाल्व सामग्री आप बताइए। तो आप कहोगे इसे हम लोग बनाते हैं, किससे बनाते हैं भैया, इसे हम लोग बनाते हैं आस्टेनाइटिक, आस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील या स्पेशल, स्पेशल स्पेशल एलॉय स्टील। स्पेशल एलॉय स्टील का मतलब क्या है भाई, स्पेशल एलॉय स्टील का मतलब क्या है, स्पेशल एलॉय स्टील का मतलब क्या है कि मतलब स्पेशल एलॉय स्टील मतलब मैंने आपको बताया था ना, एलॉय मतलब मिश्र धातु, एलॉय मतलब क्या होता है दोस्त, एलॉय मतलब होता है आपका मिश्र धातु। तो स्पेशल एलॉय स्टील मतलब जो भी हमने, हमें जिस प्रकार का वाल्व चाहिए, कितना उसको हीट टेम्परेचर सहन करना है, किस तरीके से उसकी लाइफ होनी चाहिए, किस तरीके से उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए, तो स्पेशल एलॉय स्टील इसलिए लिखा गया है कि हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से, हम अपनी क्या आवश्यकता के हिसाब से क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इसमें कोई भी मिश्र धातु मिला के एक मिलावट वाला जो स्टील है वो बना सकते हैं, और अपनी आवश्यकता के हिसाब से हमको उसमें क्या चाहिए। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए, अगर आपसे और डेप्थ में पूछे, जो कि पूछेगा नहीं, जो कि भाई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लिख लो, जैसे अगर आपसे और में प्रश्न पूछे कि भाई अलग से आप हमको बता दो इनलेट वाल्व का मटेरियल, और अलग से बता दो आप एग्जास्ट वाल्व का मटेरियल, इनलेट वाल्व और एग्जास्ट वाल्व का मटेरियल आप बता दो। तो इनलेट वाल्व किसका बना होगा भाई, निकिल, निकिल, निकिल स्टील एलॉय, निकिल स्टील एलॉय। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपसे अलग से पूछ ले कि भाई बता दो कि हमको इनलेट वाल्व किसका बना होता है, तो निकिल स्टील की बनी एलॉय का बना होता है। ठीक है, एग्जास्ट वाल्व किसका बना होता है, सिलिकॉन,
सिलिकॉन, क्रोम, एलॉय, स्टील। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है, हालांकि ये आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, आपको बस सिंपल याद रखना है कि ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील या स्पेशल एलॉय स्टील। ठीक है, तो ये वालों के बारे में आपको ध्यान रखना है पहले इतना। और जो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया वाल्व फेस का एंगल और ये जो इसके पार्ट्स हैं, ये आप ध्यान रखना, फिगर से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है। हिंदी में सर जी, हिंदी में, अच्छा चलो। ठीक है भाई, हिंदी। और एलॉय का हिंदी मैंने यहाँ पे लिख दिया एलॉय। एलॉय को इंग्लिश में एलॉय बोलते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाई? हिंदी में इसको मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है। सर ये मिक्सचर से क्यों बनाते हैं, स्टील से क्यों नहीं? अरे भाई, तुमको मैं कैसे समझाऊं यार। ये जो स्टील है ना, मिक्सचर मतलब समझ रहे हो? जैसे देखो, जैसे देखो, मैंने कहा कि तुम्हारे पास लोहा है, लोहा, बताओ लोहा अच्छा है? अब पहले यही बता दो, लोहा अच्छा है कि स्टील अच्छा है? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी बताओ भाई, लोहा अच्छा है कि स्टील अच्छा है? तो नॉर्मली हमको लगता है कि जो थोड़ा बहुत भी आईक्यू लेवल जिस स्टूडेंट का बढ़िया रहेगा, उसे पता होगा कि भाई लोहे से अच्छा स्टील होता है। अब स्टील क्या होता है? स्टील में क्या कोई अलग से डालते हैं क्या? हाँ बिल्कुल अलग से डालते हैं, लेकिन स्टील में क्या होता है भाई? 98.5% तक क्या होता है? लोहा यानी कि आयरन, प्लस 1.5% क्या होता है? कार्बन होता है मुन्ना। ठीक है। स्टील में क्या है? 98.5% लोहा और 1.5% कार्बन है। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि लोहे से अच्छा पदार्थ बन गया ना, मिश्र धातु बन गया, मिश्र, मिश्रण बन गया। तो अब आपको पता चला कि मिश्रण क्यों प्रयोग करते हैं। समझ रहे हो ना? कि जैसे ये लोहा है, लोहे से स्टील बना, वैसे स्टील से क्या बना? एलॉय स्टील बना। एलॉय स्टील मतलब मिश्र धातु स्टील। एलॉय स्टील मतलब भैया क्या हो गया? मिश्र धातु स्टील। मिश्र धातु स्टील का मतलब इसमें इसमें क्या रहेगा? इसमें लोहा रहेगा प्लस कार्बन रहेगा प्लस, अब इसमें हमको किस तरह का मटेरियल चाहिए? कि हमको हाई टेम्परेचर सहन करने वाला मटेरियल चाहिए, हमको मजबूत मटेरियल चाहिए, हमको संक्षारण के प्रति यानी कि उसमें जंग न लगे ऐसा स्टील चाहिए। जिस भी तरीके का हमको रिक्वायरमेंट स्टील चाहिए, ठीक है, वो उस पदार्थ हम मिला लेते हैं। जैसे हमने क्या मिल गया? वेनेडियम मिला दिया, हमने निकिल मिला दिया, ठीक है, हमने सिलिकॉन मिला दिया, हमको क्रोमियम मिला दिया, तो ये क्या बन गया? ये एलॉय स्टील। ये वाला जो स्टील है, ये एलॉय स्टील, ये इससे भी क्या हो गया भैया? इससे भी अच्छा हो गया, इसलिए मिश्रण का बनाते हैं। समझे मेरे भाई? ठीक है, तो समझ गए? नोट आउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपकी मन की उत्तेजना को शांत करने के लिए मैंने बताया है। ठीक है, चलिए, समझ गए कि नहीं कि क्यों मिश्रण का बनाते हैं, क्यों इसका बनाते हैं, क्यों उसका बनाते हैं? समझ गए? इसीलिए देखो, लोहा, लोहे से अच्छा स्टील, और स्टील से अच्छा एलॉय स्टील, क्योंकि इसमें तरह तरह के तत्व मिले होते हैं और ये हमें हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियरी होते हैं। ठीक है, चलिए, अब आगे आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। आगे आप भैया कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए, अब देखिए, पहला यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे कि आजकल, आजकल ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा पपेट वाल्व, पपेट वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये कौन सा वाल्व है मेरे भाई बताओ? ये कौन सा वाल्व है? तो ये आपका है पपेट वाल्व। कौन सा वाल्व है दोस्त? पपेट वाल्व। ठीक है, चल।
अब देखिए यहां पर, देखिए जैसे आपने पपेट वाल्व देखा, पपेट वाल्व क्या था भाई, इस तरीके का, इसकी संरचना आप ऐसे अपनी कॉपी में बना लेना, ये है आपका पपेट वाल्व, ठीक है, ये आपका पपेट वाल्व है। अब छतरीनुमा वाल्व, छतरीनुमा छतरीनुमा वाल्व, ये वाल्व कैसा होता है दोस्त, तो ये ऊपर छतरी होता है, छतरी कैसा होता है ऊपर, इस तरीके से, ये आपका क्या हो गया, छतरीनुमा वाल्व। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, आप इसको कॉपी में लिख लेना कि वाल्व फेस का एंगल 45 डिग्री, इसको लिख ही लो, फिगर में पता नहीं आप लिखोगे कि नहीं। वाल्व फेस का एंगल कितना होता है भैया, वाल्व फेस का जो एंगल है ये होता है आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा कुछ चीजों को, आइए यहां पर इस एनिमेशन को आप देखेंगे तो आप ये देखोगे भाई कि वाल्व का सही समय पर खुलना और बंद होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर वाल्व क्या होता है, सही समय पर खुलता नहीं है और सही समय पर बंद नहीं होता है, तो हमारा इंजन सही से काम नहीं करेगा। देखो यहां पर देखो, वाल्व एक निश्चित समय पर खुल रहा है, क्या हो रहा है, एक निश्चित समय पर खुल रहा है, ऐसा नहीं कि जब मन हुआ खुल गया, जब मन हुआ बंद हो गया, ठीक है। देखिए अभी आप आगे देखोगे तो इसमें क्या होता है, वाल्व देखिए कि निश्चित समय पर खुलेगा, देखिए ये जब कैम आ रही इसको दबा रही, खुल रहा है फिर बंद हो जा रहा है, खुल रहा है बंद हो जा रहा है, देखो यहाँ पर इस तरीके से, देखो खुला बंद हो गया, फिर वही घूम के आएगा, खुला फिर बंद हो गया, तो एक निश्चित समय पर खुलता है, ठीक है। अगर ये आगे हो जाए, यानी कि पहले खुलने लगे, जो इसका खुलने का समय है, अगर ये पहले खुलने लगे या बाद में खुलने लगे, तो इसको हम लोग वाल्व लीड या वाल्व लैग के नाम से जानते हैं। तो यही आपको लिखना है कि भाई इसको खुलने का समय एक प्रॉपर समय है, उसी समय पर खुलना चाहिए, उसके पहले या बाद में नहीं खुलना चाहिए। अगर पहले खुल गया तो हम कहेंगे यार वाल्व लीड है, मतलब वाल्व समय से पहले यानी कि टीडीसी या बीडीसी से पहले खुल जा रहा है, तो इस टर्म को क्या कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं हम लोग वाल्व लीड। और अगर जब खुलना चाहिए, मान लो जैसे इसी को एग्जॉस्ट गैस बाहर निकालना है, तो जब इसको खुलना चाहिए तब ये ना खुल के बाद में खुल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वाल्व लैग बोलते हैं। तो ये टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अब इसको इसी समय पे खुलना चाहिए, पता चला नहीं खुला, पिस्टन ऊपर तो जा रहा है, पिस्टन तो ऊपर जा रहा है, लेकिन पता चला वाल्व बंद ही है, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए तो यही आप इसमें पॉइंट लिख लेंगे, वाल्व का वाल्व का टीडीसी या बीडीसी, ये टीडीसी बीडीसी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, वाल्व का टीडीसी या बीडीसी से पहले खुलना, पहले खुलना क्या कहलाता है भाई बताओ, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका वाल्व लीड, वाल्व लीड। कोई इसका हिंदी नहीं है भैया, अगर आपको हिंदी में लिखना होगा तो वाल्व लीड आप हिंदी में लिख लेना, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, वाल्व का वाल्व का टीडीसी या बीडीसी, टीडीसी या बीडीसी के बाद खुलना, वाल्व का टीडीसी या बीडीसी के बाद खुलना क्या कहलाता है, वाल्व लैग। क्या कहलाता है मेरे भाई, इसको हम लोग कहते हैं वाल्व लैग, वाल्व लैग, ठीक है। और ऐसा अगर हो जाए, देखो एक समय में एक वाल्व खुला रहता है, दूसरा वाल्व बंद रहता है, या तो दोनों वाल्व रहते हैं। अब मान के चलो आपकी सेटिंग गड़बड़ हो गई, आपकी क्या हो गई भाई, आपकी सेटिंग गड़बड़ हो गई, और क्या हो जाए आपका, आपका ये हो जाए कि दोनों वाल्व एक साथ खुली अवस्था में रह जाएं, मतलब आपका इनलेट वाल्व भी खुला रह जाए एक साथ, मतलब इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व एक साथ ओपन हो जाए, या खुली हुई अवस्था में थोड़ी देर के लिए रह जाएं, कुछ मिली सेकंड के लिए, तो इस फिनोमिना को, इस टर्म को क्या कहते हैं, तो इस टर्म को कहते हैं ओवरलैप, ठीक है। तो आप इस पॉइंट, इस तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, दोनों वाल्व, दोनों वाल्व का एक साथ, दोनों वाल्व का एक साथ खुली स्थिति में,
एक साथ खुली स्थिति में रह जाना, खुली स्थिति में रह जाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसको हम लोग कहते हैं वाल्व ओवरलैप। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं वाल्व ओवरलैप, वाल्व ओवर, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, मुकेश राठौर का उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, एक पॉइंट इसमें लिखेंगे। और वाल्व को, वाल्व को उसके स्थान से, वाल्व को उसके स्थान से हटाने के लिए, हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग? तो आप क्या बताओगे भाई, किस उपकरण का प्रयोग? तो आप कहोगे वाल्व, वाल्व स्प्रिंग, वाल्व स्प्रिंग लिफ्टर, वाल्व स्प्रिंग लिफ्टर का जो है क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इन सारे टर्म्स को एक बार जल्दी से आप लोग देख लेंगे और फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे। इंग्लिश में मटेरियल दो वही बोलेंगे भाई, स्पेशल एलॉय स्टील और ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील, ठीक है। इंग्लिश में भी मटेरियल वही रहेगा, आप इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। चलिए, कीपर ग्रोवर क्या है? प्लीज टेल मी। ठीक है, कीपर ग्रोवर भैया क्या है इनको बता देते हैं। कीपर ग्रूव, क्रीपर ग्रूव मतलब देखो, कीपर ग्रूव मतलब इसी में आप क्या करोगे, इसी में आप क्या करोगे, स्प्रिंग आप लगा सकते हो, स्प्रिंग लगा के इस वाल्व को अपनी जगह पे रखने का प्रयास करोगे। देखो, जब यहाँ पे कैम्पशाफ्ट चलेगा, एक तरह से खांचा बना दिया यार स्प्रिंग फंसाने के लिए, वही है कीपर ग्रूव और कुछ नहीं, ठीक है। देखो, यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ पे क्या लगी हुई है मेरे भाई, यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है कि नहीं? तो स्प्रिंग ऐसे तो है नहीं कि स्वतंत्र रहेगी, क्योंकि हमको क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि भाई जब ये कैमशाफ्ट इस वाल्व को दबाए तभी ये खुले, बाकी ये बंद पोजीशन में है। तो बंद पोजीशन में इसको कैसे रखेंगे? स्प्रिंग की सहायता से। तो स्प्रिंग को फंसाने के लिए सिंपल से वही कहो, एक खांचा यहाँ पे बना दे जिसमें स्प्रिंग फंस जाए इस वाल्व में, वही है आपका कीपर ग्रुप, और कुछ खास नहीं है दोस्त उसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, जो भी भाई लिखना चाहें। क्या दोबारा समझा दे भाई धर्मेंद्र भाई, क्या दोबारा समझाया जाए ये तो बताइए। दोबारा तो बहुत कुछ पढ़ा चुका, अब क्या दोबारा समझाऊं? आज की क्लास से क्या दिक्कत है ये बताइए। सर ये जो हिंदी, जब हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही रहेगा तो हिंदी में क्यों नहीं लिखते हैं? ठीक है भैया, हम हिंदी में लिखेंगे। शैलेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बताया, हम हिंदी में लिखेंगे, ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। मर जाओ यार हिंदी के पीछे तुम लोग। कल ही की क्लास में समझाया कि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं मेरे भाई जिनको आपको समझना पड़ेगा इंग्लिश में ही। अब ये नहीं मिलता, आपको लग रहा है अरे इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, अभी हिंदी में कहीं फिगर मिलेगा ही नहीं, कहाँ से लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए, कहाँ से लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए भैया, कहाँ से लाऊंगा तुम्हारे लिए स्पेशल हिंदी बुक छपवाऊंगा कि भाई ये तुम्हारे लिए लाऊं मैं, बताओ। अब इतना बड़ा लेखक भी नहीं हूँ कि हिंदी में पूरा चिल बुक छाप दूं भाई, कैसे होगा काम? हिंदी के पीछे ही दोस्त आप इतना पागल हो गए, इतना मर रहे हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़ा सा आपको कुछ टर्म्स हैं वो इंग्लिश में आपको समझने पड़ेंगे, वो मजबूरी है हमारी, वो मजबूरी है, वो हिंदी में नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग वही है कि दिमाग पे पत्थर पड़ जाए तो पड़ जाए, तो उसको कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अब बताओ, ये फिगर जैसे है वाल्व मैकेनिज्म कंस्ट्रक्शन, अब कहाँ से लाऊं यार? हिंदी की किताब छपाऊंगा आपके लिए स्पेशल कि भैया जिसमें ये वाल्व मैकेनिज्म कंस्ट्रक्शन हिंदी में लिखा हो, ठीक है। अब ऐसा तो दोस्त पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, अभी सिलेंडर हिंदी में कहाँ से लाऊंगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा यार समझने का प्रयास नहीं करते। मुझे भाई हिंदी इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं, मैं हिंदी में पढ़ा दूंगा, लेकिन यार जब शब्दवा इंग्लिश में ही होता है तो आप उसको चाहे क्रैंक साहब चाहे आप हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, आपके ऊपर मर्जी है, मैंने आपको बता दिया। जहां कहीं पर हिंदी इंग्लिश अलग से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है भाई। जहां पर आपको थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश अलग होता है मैं बता देता हूँ। अब यार क्रैंक साफ्ट, अब
मैंने अगर इंग्लिश में लिख दिया, आप हिंदी में लिख लो, इसको हिंदी में भी वही बोलेंगे। मैंने आपको कनेक्टिंग रॉड इसको बता दिया, संपर्क सलाका इसको बोलते हैं या संयोजक दंड बोलते हैं। अब आप इसको, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप हिंदी में लिख लो, बता दिए सारी चीजें मैंने। ठीक है। कैसे होगा यार, अब 1 घंटे के समय ही मिलता है, अब आगे पीछे आपकी क्लासेस लगी रहती हैं, अब समय आप इसी में गंवा दोगे। वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, यानी कि वाल्व को वाल्व को चलाने वाला चलाने वाला यंत्र विन्यास। हिंदी में लिख लो भैया, हिंदी में लिख लो, वाल्व को चलाने वाला यंत्र विन्यास। ठीक है। दो तरीके के होते हैं वाल्व, जो मैकेनिज्म है ये दो तरीके के होते हैं। अब बताओ, अब इसको कहां से मैं हिंदी में लाऊंगा? ओवरहेड ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म। ठीक है। अब इसका मतलब ओवरहेड मतलब सर के ऊपर, सिलेंडर के हेड के ऊपर जो वाल्व मैकेनिज्म होता है। जैसे यहां पर देखो, ये है, ये वाला देखो, ये सिलेंडर है आपका, ये सिलेंडर है। ठीक है। अब सिलेंडर के हेड, ये वाला हेड पार्ट है ना, सिलेंडर है, सिलेंडर का हेड होगा। अब सिलेंडर हेड के ऊपर देखो क्या लगा है, वाल्व लगा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म। ठीक है। मतलब सिलेंडर के सर के ऊपर का वाल्व मैकेनिज्म, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सिलेंडर के सिर के ऊपर का, सिलेंडर के हेड के ऊपर का वाल्व मैकेनिज्म। आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो। ठीक है। दूसरा होता है आपका साइड वाल्व मैकेनिज्म। साइड वाल्व मैकेनिज्म। अब एक लड़का कह रहा है कि हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही होता है, तो हिंदी में लिखो। अरे यार, जैसे मैं कहूँ एलिफेंट होता है, मान लो एलिफेंट, तो अब एलिफेंट इंग्लिश में लिखेंगे अच्छा लगेगा कि हिंदी में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा? ठीक है भाई, इंग्लिश में लिखेंगे तभी अच्छा लगेगा। तो अगर ये वर्ड इंग्लिश में ज़्यादा यूज होता है तो इंग्लिश वाला लिखेंगे तभी अच्छा लगेगा। ठीक है। चलिए, साइड वाल्व मैकेनिज्म। अब साइड वाल्व मैकेनिज्म में मैं यहाँ पे छोटा सा आप अपने कॉपी के लिए बना लेना, बस आपको समझना है। देखो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर हेड है, यहाँ पे ऐसे वाल्व लगा देना, यहाँ पे क्या कर देना, ऐसे वाल्व लगा देना, अपनी कॉपी में ऐसे बना लेना दोस्त। ठीक है। और साइड वाल्व मैकेनिज्म, तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से, को यार साइड में ऐसे बना लो। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो, मतलब साइड में वाल्व लगा होता है, किस तरीके से, साइड में वाल्व लगा होता है। ठीक है। अब देखो, ये सारा प्रोसेस आप समझ चुके थे। जो कैम शाफ्ट का मैकेनिज्म था, सेम वही चीज वाल्व का मैकेनिज्म भी है। देखो, इसमें क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट पर एक गियर लगा है, या पिनियन आप इसे बोल सकते हो। ये पिनियन किससे जुड़ा है? कैम शाफ्ट गियर से। कैम शाफ्ट पर क्या बने होते हैं? कैम बने होते हैं। जब क्रैंक शाफ्ट चलती है तो ये क्या करती है? बाई चेन, बाई बेल्ट या बाई गियर इस कैम शाफ्ट को चलाती है। कैम शाफ्ट को चलाती है तो ये नुकीला वाला भाग जब इस वाल्व के सामने आता है तो वाल्व को दबा देता है और वाल्व खुल जाता है। और जैसे ये नुकीला वाला भाग इससे पार हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है? वाल्व में स्प्रिंग लगी रहती है जो वाल्व को अपने स्थान पर रखने में मदद करती है, तो फिर इसको उठा देती है और फिर वाल्व बंद हो जाता है। तो यही क्या है? वाल्व मैकेनिज्म है। दो तरह का होता है, ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म, अगर सिलेंडर के हेड के ऊपर लगा दिया, और अगर साइड में लगा दिया तो साइड वाल्व मैकेनिज्म। एक पॉइंट यहाँ पे आप लिख लोगे कि जो आजकल ज्यादातर क्या प्रयोग किया जाता है भाई? आजकल ज्यादातर ओवरहेड ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जो आजकल वाहनों में प्रयोग किया जाता है वो कौन सा? वो ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म होता है। ठीक है भाई, चलिए।
ठीक है भाई, चलिए। हाँ बिल्कुल समय खराब होता है दोस्त, लेकिन ये है कि फिर यह लड़का कहता है कि अरे हमारा कमेंट ही नहीं पढ़ते, हमारा जवाब ही नहीं देते, हम प्रश्न पूछ रहे हैं हमको सुनते ही नहीं, हमसे पैसा ले लिए, हमको कुछ कहते ही नहीं, हमारा नाम ही नहीं लेते, हम सवाल पूछ रहे हैं हम कुछ कह रहे हैं हमको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे। तो दोस्तों थोड़ा सा वो चीज़ें करना जरूरी रहता है, कमेंट पढ़ना। ठीक है, ये बात आप समझते होगे। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ा सा फिगर देख लीजिए, ये आपका है। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि बहुत आपको इसमें से ध्यान नहीं रखना है, यहाँ से आपसे प्रश्न नहीं पूछता है। ठीक है, इतने कठिन प्रश्न आपसे नहीं पूछता है। ठीक है, आपसे बस पूछेगा कि भाई इनटेक वाल्व से क्या आता है, एग्जॉस्ट वाल्व से क्या आता है, सिंपल। अगर आप 2022 के ड्राइवर लेवल के प्रश्न पूछो, देखो अगर उठा के, तो लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हाई लेवल बढ़ा दे रहा हूँ कि भाई अगर आपसे थोड़ा सा ऊपर का भी प्रश्न पूछे तो आप उसको कर ले जाओ। देखो ये आपका होता है, ये आपका होता है ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म। क्या होता है दोस्त? ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म होता है। इसमें देखो ये कैम है, ध्यान से समझना। इसको अगर कॉपी में बना के, क्योंकि मैं इसलिए ये वाली संरचना लाया हूं, अगर आप कॉपी में बनाना चाहो तो बना सकते हो। अभी एनिमेटेड फिगर मतलब 3D वाला लाता है गूगल वाला, तो आप इसको कॉपी में ना बना पाते। तो अगर आप चाहते हो कि इसको अपनी कॉपी में बना के आप जो है जो पार्ट्स के नाम है ये आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं बाकी इसकी कंस्ट्रक्शन आपको बता दे रहा हूँ, और पिछली क्लास में सारे एनिमेशन मैंने आपको यहाँ पर दिखाए थे। तो देखो भाई ये कैम है, कैम शाफ्ट के ऊपर कैम लगा होता है। कैम का जब नुकीला वाला भाग यहाँ पर आएगा तो ये टैपेट है, इसको ऊपर उठा देगा, ये आपकी पुश रॉड है। बस यही देखो, पुश रॉड। यहाँ पर ये कौन सी आर्म होती है भाई? ये रॉकर आर्म होती है, यहाँ पे लिख लो, ये आपकी होती है रॉकर आर्म, ये आपकी होती है रॉकर आर्म। ठीक है, अब बताओ ये सारे पार्ट्स इंग्लिश में लिखे हैं और इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, लेकिन लिख देता हूँ। ठीक है, रॉकर आर्म। तो ये सिंपल से यार, समझ गए हो ना? यहां से आएगा, ये जब नुकीला वाला भाग आएगा तो इसको उठाएगा, जब इसको उठाएगा ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, आपका वाल्व खुल जाएगा। पाइवोट क्या है? ऐसा पॉइंट होता है जिसके दोनों साइड क्या हो सकता है? मोशन हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर इसको पाइवोट कर दिया, लेकिन अब ये जो रॉड है इधर उधर घूम सकती है, जिसको बोलते हैं पाइवोट। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म, और ये आपका हो गया साइड वाल्व मैकेनिज्म। ये भी बहुत डिफरेंस इसमें नहीं होता है, सिंपल यहाँ भी वही होता है। यहाँ पे कैम है, वाल्व लिफ्टर है, यही कैम जब घूमते हुए आएगी तो वाल्व को उठा देगी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, जो भी एंटर होना होगा चार्ज एंटर हो जाएगा। और इसी तरीके से जो एग्जास्ट साइड वाला वाल्व होगा, जब वहां पे उठा देगी तो यहाँ से जो एग्जास्ट वगैरह होगा वो बाहर चला जाएगा। समझ रहे हो? मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और बाकी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वाल्व गाइड मतलब वाल्व को गाइड करने वाला पार्ट, ये आपका वाल्व है, ये आपका स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग रिटेनर है, मतलब स्प्रिंग को अपनी जगह रखने वाला स्प्रिंग रिटेनर। और वाल्व लिफ्टर है, ये कैम है, और ये वाल्व सीट है। ये आपकी क्या है भाई? ये आपकी वाल्व सीट है, जो कि कहाँ पर बनी होती है? सिलेंडर ब्लॉक के अंदर। आप यहीं पे एक पॉइंट डाल के लिख लो, इस फिगर को पहले देखो, और यहाँ से कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे इस फिगर से कोई दिक्कत है, कोई समस्या? तो मैं आपको वाल्व सीट लिखा देता हूँ, हेडिंग डालो वाल्व सीट, हेडिंग डालो दोस्त वाल्व सीट। हेडिंग डालो वाल्व सीट। ठीक है, इसमें आप लिखो सिलेंडर हेड में, सिलेंडर हेड में बनी वह संरचना, सिलेंडर हेड में बनी वह संरचना जिसमें वाल्व बैठता है। वाल्व क्या करता है भैया? वाल्व बैठता है, क्या कहलाती है? वाल्व सीट, वाल्व सीट कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? वाल्व सीट कहलाती है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे वाल्व लॉक, वाल्व लॉक ये क्या होता है? तो इसमें लिखेंगे वाल्व स्प्रिंग,
वाल्व स्प्रिंग को उसकी जगह अब देखिए यहाँ पे जो वाल्व लॉक से प्रश्न कैसे पूछता है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताओ वाल्व लॉक क्या है। आपको चार ऑप्शन दे देगा कि वाल्व का लॉक हो जाना, वाल्व का जाम हो जाना, कुछ भी। और आपको एक ऑप्शन देगा कि वाल्व स्प्रिंग को उसकी जगह रखने के लिए वाल्व लॉक का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली अगर आप नहीं जानते हो तो वाल्व लॉक आप क्या मानोगे, कहेगा वाल्व लॉक क्या है, और पहला ऑप्शन देगा वाल्व का लॉक हो जाना, अपनी जगह पे लॉक हो जाना। तो आप अगर आप नहीं पढ़े रहोगे तो आप वही मारोगे कि वाल्व लॉक हो गया है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाल्व लॉक। ठीक है। अब देखिए क्या है वाल्व, जबकि वाल्व लॉक क्या है, वाल्व लॉक है वाल्व स्प्रिंग को उसकी जगह लॉक करने के लिए या रखने के लिए, लॉक करने के लिए क्या होता है भाई, करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वाल्व लॉक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वाल्व लॉक का प्रयोग करते। ठीक है। और आप लिख लो, ये भी लिख लो भाई, आपको कोई गिला शिकवान रहे, वाल्व स्प्रिंग, वाल्व स्प्रिंग। ठीक है, क्या कहोगे, वाल्व स्प्रिंग क्या है, वाल्व को वाल्व को वाल्व सीट से चिपकाकर बंद करने के लिए, ताकि बंद सही से हो, बंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई, वाल्व स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट यहीं पे लिखेंगे, जो इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व साइज इज ग्रेटर देन एग्जास्ट वाल्व साइज। यानी कि इनलेट वाल्व का आकार क्या होता है भाई, इनलेट वाल्व का आकार बड़ा होता है किससे, निकास वाल्व के आकार से। किससे, निकास वाल्व के आकार से। यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कि इनलेट वाल्व का साइज बड़ा होगा, इनलेट वाल्व का साइज बड़ा होगा कि एग्जास्ट वाल्व का साइज बड़ा होगा। किसका साइज बड़ा होगा भाई, इनलेट वाल्व का कि एग्जास्ट वाल्व का। तो आप क्या बताओगे, इनलेट वाल्व का जो साइज है वो एग्जास्ट वाल्व से थोड़ा सा क्या रखा जाता है भाई, थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है। अब इसका रीजन आप लिखना चाहो तो इसका रीजन आप लिख लो क्यों, यानी कि यहां पर आप ऐसे हेडिंग डाल लो कि इनलेट वाल्व का साइज क्यों बड़ा रखा जाता है, क्यों बड़ा रखा जाता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या लिखोगे भाई, देखो जैसे कि इफिशियंसी होती है, क्या होती है ध्यान से समझिएगा, पेज ऐड कर देता हूं, कि इंजन की इफिशियंसी, जिसे आप लोग क्या बोलते हो हिंदी में, इंजन की दक्षता, इंजन की दक्षता, यानी कि इंग्लिश में इंजन इफिशियंसी। ठीक है, अब देखिए इंजन में कई तरह की इफिशियंसी होती है, कई तरह की इफिशियंसी। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, इंजन में कई तरह की इफिशियंसी होती है, कई तरह की दक्षता हम लोग निकालते हैं इंजन का अच्छे से अध्ययन करने के लिए। जैसे कि आपकी पहली हो गई यांत्रिक दक्षता, यांत्रिक दक्षता। ये सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं, आप नोट मत करना, चाहो तो नोट कर सकते हो। जैसे कि मैकेनिकल इफिशियंसी। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी होती है जैसे कि उष्मीय दक्षता। दूसरी क्या होती है भाई, उष्मीय दक्षता, यानी कि थर्मल इफिशियंसी। ठीक है, तीसरी आपकी हो गई आयतनिक दक्षता, आयतनिक आयतनिक दक्षता, जिसे आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, कुछ तरह की दक्षता होती है, हम लोग इंजन की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए इसको निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर, अब यहां पे अगर हम लोग बात करें आयतनिक दक्षता,
तो हमको क्या करनी है, हमको ये सारी इफिशियंसी बढ़ानी होती है ताकि इंजन की परफॉर्मेंस, हम क्या चाहते हैं भाई कि जो मैकेनिकल इफिशियंसी है वो भी इंजन की ज़्यादा हो, जो थर्मल इफिशियंसी है वो भी ज़्यादा हो, और जो वॉल्यूमेट्रिक यानी कि आयतनिक दक्षता है वो भी आपकी ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर जो इनलेट वाल्व के साइज का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, वो आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से यानी कि आयतनिक दक्षता से रिलेटेड है। आयतनिक दक्षता का एक फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, आयतनिक दक्षता का फार्मूला होता है VA/VD इंटू 100। ठीक है, ये आपका आयतनिक दक्षता का फार्मूला होता है, जहां पर V क्या है, VA है, VA से मतलब एयर, तो आप इसमें VA क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर में प्रवेश, प्रवेश हवा का आयतन, सिलेंडर में प्रवेश हवा का आयतन। और VD क्या है, VD क्या है आपका पिस्टन का विस्थापन, पिस्टन का विस्थापन, यानी कि इसे आप लोग क्या बोलते हो भाई, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मान के चलो हमने किसी साइज का इंजन बना दिया, हमने किसी साइज का इंजन बना दिया, तो क्या पिस्टन का विस्थापन चेंज कर सकते हो क्या, मतलब पिस्टन जो अप डाउन करेगा, अगर आपने इंजन का डिजाइन कर दिया, इंजन बना दिया, तो क्या पिस्टन का विस्थापन चेंज कर पाओगे क्या, पिस्टन जो अप डाउन कर रहा है वो तो उसी रेंज में करेगा, टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी, पिस्टन तो उसी रेंज में अप डाउन करेगा। लेकिन अब अगर हमको आयतनिक दक्षता बढ़ानी है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो अगर हम लोग सिलेंडर में प्रवेश करने वाली हवा का आयतन बढ़ा दें, सिलेंडर में अगर हम प्रवेश करने वाली हवा का आयतन बढ़ा दें तो हमारी आयतनिक दक्षता बढ़ जाएगी, हमारी आयतनिक दक्षता बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इनलेट वाल्व का साइज जो है वो एग्जॉस्ट वाल्व के साइज से क्या रखा जाता है भाई, बड़ा रखा जाता है। ठीक है, बड़ा रखा जाता है। इतना क्लियर हुआ, आइए एक बार रिवीजन करा देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन में भाई दो तरह के वाल्व, एक हो गया आपका इनटेक वाल्व, दूसरा हो गया एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, मटेरियल क्या है, मटेरियल है इसका ऑस्टेनाइटिक स्टील, मटेरियल क्या है दोस्त इसका, मटेरियल क्या है इसका भाई, मटेरियल है इसका ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील या स्पेशल एलॉय स्टील। क्या है भाई, ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील या स्पेशल एलॉय स्टील। स्पेशल एलॉय स्टील मैंने आपको बताया कि कई धातुओं को मिला के बना लिया जाए। तो ठीक है, इनलेट वाल्व, अगर आपसे स्पेशल पूछे कि इनलेट वाल्व किसका बना होता है, तो आप कहोगे इनलेट वाल्व बना होता है निकेल स्टील एलॉय का। एग्जॉस्ट वाल्व किसका बना होता है, सिलिकॉन क्रोम एलॉय स्टील का। ये जो इसके पार्ट्स हैं, ये नॉर्मल फिगर इसलिए मैं लाता हूं ताकि आप इसको अपनी कॉपी में बना सको, तो इसके जितने पार्ट्स हैं आप अपनी कॉपी में बना लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि आजकल ऑटोमोबाइल में सबसे ज्यादा कौन सा वाल्व, पपेट वाल्व। पपेट वाल्व मतलब उल्टा, हेड जिसका उल्टा है ये पपेट वाल्व है। ठीक है, और छतरी नुमा वाल्व क्या है, जिसकी छतरी ऊपर है वो क्या है, छतरी नुमा वाल्व। ठीक है, वाल्व फेस का एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। वाल्व का टीडीसी या बीडीसी से पहले खुलना क्या कहलाता है, वाल्व लीड। वाल्व का टीडीसी या बीडीसी के बाद टीडीसी के बाद टीडीसी या बीडीसी के बाद खुलना, टीडीसी से पहले खुलना वाल्व लीड, और बाद में खुलना क्या है भाई, वाल्व लैग है। ठीक है, क्या है दोस्त, यहां पर चेंज कर लेना, यहाँ पे थोड़ा से टीडीसी या बीडीसी के बाद बंद होना, यहाँ पे कर लेना दोस्त बंद होना। ठीक है, यहाँ पे कर लेना बंद होना, टीडीसी या बीडीसी के बाद बंद होना क्या कहलाता है, वाल्व लैग। ठीक है, दोनों वाल्व का एक साथ खुली स्थिति में रह जाना, वाल्व ओवरलैप। और वाल्व को उसके स्थान से हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, वाल्व स्प्रिंग लिफ्टर। ठीक है, वाल्व को चलाने वाला यंत्र विन्यास, ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म, साइड वाल्व मैकेनिज्म। आजकल ज्यादातर किसका प्रयोग करते हैं, ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म का। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका ओवरहेड है, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, ये ओवरहेड है, ये ओवरहेड है, और ये साइड वाल्व मैकेनिज्म है। ठीक है, ये पॉइंट देखो, वाल्व सीट क्या होती है, वाल्व लॉक क्या होता है, वाल्व स्प्रिंग क्या होती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इनलेट वाल्व का साइज वाला है। ठीक है, इनलेट वाल्व का साइज क्या होता है भाई, एग्जॉस्ट वाल्व के साइज से
बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा, नहीं हो पाएगा, वो ऐसे ही कर लो, ठीक है। क्यों बड़ा होता है ये मैंने आपको बताया। तो ये था आपका वाल्व। अगला इंजन की दक्षता लिखना हो तो आप लिख लेना। अगला देखिए क्या है, वाल्व क्लियरेंस। वाल्व क्लियरेंस सिंपल सा है कि भाई वाल्व को सिलेंडर हेड में अप डाउन करना है, कुछ उसको क्या मिलना चाहिए, क्लियरेंस। क्लियरेंस मतलब समझो कुछ गैप की, ताकि वो क्या कर सके, उसमें चल सके। और दूसरा रीजन क्या है कि गर्म होकर जाम ना हो जाए, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है, लगभग, ये आपको पॉइंट ये ध्यान रखना है, लगभग 0.3 mm का क्लियरेंस यह सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है कि वाल्व पूर्णतः बंद हो जाए। और जब फॉलोअर कैम के पीछे होता है तो क्लियरेंस को फिलर गेज से मापा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, सिंपल से ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि क्लियरेंस को किससे मापा जाता है, क्लियरेंस को फिलर गेज से मापा जाता है। ये गेज आपके पढ़ने के मतलब का नहीं है। क्लियरेंस क्यों दिया जाता है ये भी चीज समझो। पहला तो है कि वाल्व पूर्णतः बंद हो जाए। दूसरी चीज, यहां पे अगला पॉइंट लिख लो, दूसरे कलर से लिख देता हूं। क्लियरेंस क्यों, क्लियरेंस क्यों दिया जाता है, ठीक है। ताकि भाई जब सिलेंडर हेड में वाल्व लगा है, जब गर्म होगा तो थोड़ा बहुत उसका एक्सपेंशन हो सकता है। तो अगर उसमें बिल्कुल भी क्लियरेंस या गैप नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वाल्व गर्म होकर जाम हो जाएगा। तो इसमें आप लिख लो क्लियरेंस क्यों, ताकि वाल्व गर्म होकर, गर्म होकर जाम ना हो जाए, जाम ना हो जाए, ठीक है। तो ये था आपका वाल्व। ये क्या था भाई, ये था आपका वाल्व। ये सारी चीजें आपने वाल्व से पढ़ी। अगला देखिए टॉपिक है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील देखिए क्या करता है, तो आप कहोगे इंजन की स्पीड में उतार चढ़ाव को सीमित करने के लिए फ्लाई व्हील का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रश्न है। यहां पे ऐसे इंपॉर्टेंट लगा के दोस्त प्रश्न लिख लेना कि फ्लाई व्हील क्यों प्रयोग किया जाता है। तो इंजन में की गति में, स्पीड में उतार चढ़ाव, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस को क्या किया जाता है भाई, सीमित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लाई व्हील का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त, ये फ्लाई व्हील से जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि फ्लाई व्हील का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आप कहोगे इंजन की स्पीड में उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, फ्लाई व्हील का। इसके चारों ओर एक रिंग गियर चढ़ा होता है या इसी पर रिंग गियर हम काट देते हैं। देखो ये है, ये आपका फ्लाई व्हील है, ठीक है। सिंपल से कुछ नहीं, फ्लाई व्हील क्या है, एक चक्का है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे काम करता है। इसमें देखो क्या है, या तो देखो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो छोटा फ्लाई व्हील है तो उसी जो फ्लाई व्हील है इसी पे गियर काट दो, दूसरा क्या कर दो, इसी पे गियर चढ़ा दो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस जो गियर इस पे चढ़ा है इसको हम लोग बोलते हैं रिंग गियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग गियर। तो पूछेगा रिंग गियर का संबंध किससे होता है, या रिंग गियर किस पे चढ़ा होता है, या रिंग गियर किस पे कटा होता है। तो आप क्या बताओगे, फ्लाई व्हील पर, ठीक है। अभी इसका मैं आगे बताऊंगा क्यों कटा होता है। इंजन में स्थापित डीसी मोटर, इंजन में स्थापित क्या भैया, डीसी मोटर से घुमाने के लिए मोटर की पिनियन रिंग गियर से मेश करती है, जिसे हम लोग क्रैंकिंग कहते हैं। देखिए हेडिंग डालेंगे आप क्रैंकिंग। क्रैंकिंग क्या है, क्रैंकिंग एक शब्द आ गया तो इसको आप लिख लेंगे क्रैंकिंग। क्रैंकिंग क्या है बताइए, बताइए भाई, पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था। क्रैंकिंग, क्रैंकिंग का मतलब, क्रैंकिंग का मतलब फ्लाई व्हील को, फ्लाई व्हील को तब तक, तब तक घुमाने से है, तब तक घुमाने से है जब तक आपका इंजन स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रैंकिंग, जब तक इंजन स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपके जो सेल्फ स्टार्ट इंजन होता है, मतलब जैसे कि जैसे आपकी बाइक में भी सेल्फ स्टार्टर आता है, कार में सेल्फ स्टार्टर आता है। तो कार में क्या होती है भाई, एक मोटर होती है। कार में क्या होती है, एक मोटर होती है।
मोटर पर एक छोटा सा गियर लगा रहता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिनियन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बेंडिक्स पिनियन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंडिक्स पिनियन, बेंडिक्स पिनियन। ठीक है, ये बेंडिक्स जो पिनियन है क्या करता है भाई, ये फ्लाई व्हील से मिलता है, किससे मिलता है, फ्लाई व्हील से मिलता है। इंजन स्टार्ट कैसे होता है, बाकी तो हम लोग इसको पढ़ेंगे इंजन स्टार्टिंग सिस्टम में, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा टर्म समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जब आप सेल्फ देते हो, सिंपल से समझो, जब आप सेल्फ देते हो तो ये मोटर स्टार्ट होती है, मोटर से कनेक्टेड है बेंडिक्स पिनियन, ये बेंडिक्स पिनियन घूमता है, जब ये बेंडिक्स पिनियन घूमता है तो इससे मिला रहता है रिंग गियर, ये रिंग गियर घूमता है, और जब फ्लाई व्हील घूमता है तो फ्लाई व्हील किस पे लगा रहता है, क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर लगा रहता है। तो जब फ्लाई व्हील घूमता है तो क्रैंक शाफ्ट घूमता है, क्रैंक शाफ्ट किससे कनेक्टेड रहता है, कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड रहता है, कनेक्टिंग रॉड किससे कनेक्टेड रहता है, पिस्टन से कनेक्टेड रहता है, यानी कि उल्टी साइकिल चलती है। आपका फ्लाई व्हील घूमा तो क्रैंक शाफ्ट घूमा, क्रैंक शाफ्ट से मोशन कहां पर गया, कनेक्टिंग रॉड पर गया, और कनेक्टिंग रॉड से मोशन कहां पर गया, पिस्टन पर, और पिस्टन अपने स्ट्रोक पूरे करना शुरू कर देता है और आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है। आपका इंजन क्या होता है भाई, आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए कौन बेवकूफ आदमी है यार ये। ठीक है, चलिए तो ये है आपका, तो ये होता है, यही आपका काम होता है रिंग गियर का। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, उतार चढ़ाव को सीमित करता है। तो अब यहाँ पे भाई आप कुछ पॉइंट अगर आप चाहो तो ये फिगर बना सकते हो। ये आपका क्या है, रिंग गियर, ये आपको आगे जब इंजन स्टार्टिंग सिस्टम में आपको बताऊंगा, जब आपको आगे इंजन स्टार्टिंग सिस्टम में वहां पे पढ़ाऊंगा, तो वहां पे जो है आपको ये चीजें और समझ में आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं जल्दी से लिख लेंगे और आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसका मटेरियल क्या होता है भाई, इसका मटेरियल होता है कास्ट आयरन या स्टील, यानी कि ढलवा लोहा, ढलवा लोहा या स्टील। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिखेंगे, ये ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान, ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान पिस्टन के, पिस्टन के, ध्यान से समझिएगा ये टर्म आपको जब मैं वर्किंग ऑफ डीजल इंजन पढ़ाऊंगा तो वहां पे समझ में आएगा, अभी परेशान नहीं होना है। पिस्टन के अलाभकारी, अलाभकारी, अलाभकारी स्ट्रोक, ठीक है, जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हो नॉन वर्किंग स्ट्रोक, नॉन वर्किंग स्ट्रोक। ठीक है, ये ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान पिस्टन के नॉन वर्किंग स्ट्रोक को पूरा करता है, नॉन वर्किंग स्ट्रोक को पूरा करने में, पूरा करने में मदद करता है, मदद करता है। ठीक है, कभी के प्रश्न पूछ लेता है फ्लाई व्हील का बियरिंग कौन सा होता है, तो आप इसमें लिख लो फ्लाई व्हील बियरिंग, फ्लाई व्हील बियरिंग कौन सा होता है भाई, तो आप इसमें लिखोगे स्पिगाट बियरिंग, कौन सा बियरिंग, स्पिगाट बियरिंग, स्पिगाट बियरिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं दोस्त, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए समझ नहीं पाया संजीव भाई क्या कर रहे हो, इंग्लिश में भी लिख दो, क्या मतलब लिख दो इंग्लिश में, कैसे रोटेट करता है। ठीक है, सिलेबस से संबंधित ही सवाल पढ़ाया करो। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी ही आपकी आज्ञा भैया, आपकी आज्ञा सर आंखों पर, आपकी आज्ञा दोस्त सर आंखों पर। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पे लिखेंगे, इंजन को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए
फ्लाई व्हील को कम से कम 100 आरपीएम पर घुमाना पड़ता है, 100 आरपीएम पर घुमाना पड़ता है। ठीक है, ये है पॉइंट भाई। एक आध पॉइंट और लिख लो आप इसमें। क्या होता है ये पॉइंट, कल भी मैंने आपको बताया था कि फ्लाई व्हील पर ही क्या रहती है भाई, क्लच असेंबली फिट रहती है, क्लच असेंबली फिट रहती है। फ्लाई व्हील पर ही क्या फिट रहती है भाई, क्लच असेंबली फिट रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑयल पेन कुछ नहीं है दोस्त, ये कहानी पूरी पढ़ लेना जितनी लिखी है। ठीक है, ऑयल पेन पढ़ लेना। जी, जो नीचे क्रैंक केस होता है उसमें नीचे एक डब्बा टाइप का लगा रहता है जिसमें ऑयल आपका एकत्रित होता है, इंजन ऑयल। ये आप इसको डिब्बा पढ़ लेना, इसमें क्या लिखा है, जो भी कहानी है लिखी है, ऑयल पेन लिख लेना। अब कुछ प्रश्नों के जवाब देंगे आप, ये आपका ऑयल पेन होता है। कुछ प्रश्नों के जवाब देंगे और उसके बाद आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है। बोर से अत्यधिक तेल को स्क्रैप करने के लिए ऑयल रिंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑयल रिंग का गैप क्या कितना होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। ऑयल रिंग में एक गैप, ऐसे गैप होता है। ठीक है, ऑयल रिंग में ऐसा नहीं कि मतलब भाई एकदम इसको गोल बना देते हैं। ऑयल रिंग में ऐसे हल्का से गैप भी रहता है। ये तो ये गैप आपसे पूछ रहा है कि गैप कितना होता है, तो ये गैप आप लिख लीजिएगा 0.3 mm से 0.9 mm होता है। कितना होता है भाई, 0.3 से 0.9। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि एक इंजन में संयोजक रॉड तथा पिस्टन के बीच किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि बिटवीन द कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन किसका उपयोग किया जाता है, किसका। तो मैंने आपको बताया था भाई एक फिगर के थ्रू, ये सारी चीजें हैं। ये आपका पिस्टन है, तो ये आपका गजन पिन है, और ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है। तो कह रहा है कि पिस्टन संयोजक रॉड यानी कि कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन के बीच किसका उपयोग किया जाता है भाई बताओ। तो गजन पिन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्त, गजन पिन का। किसका उपयोग किया जाता है, गजन पिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आईसी इंजन का संपर्क कनेक्टिंग रॉड रखता है। कनेक्टिंग रॉड मतलब जो कनेक्टिंग रॉड होता है कैसा सेक्शन रखता है, कैसा सेक्शन वो रखता है, कैसा सेक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि जो कनेक्टिंग रॉड है कैसे सेक्शन में पाया जाता है, या तो आई सेक्शन में पाया जाएगा या तो एच सेक्शन में पाया जाएगा। किस सेक्शन में पाया जाएगा भाई, या तो आई सेक्शन में या तो एच सेक्शन में। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, आपका आंसर ए यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, प्रश्न पूछा गया कि प्रायः एग्जॉस्ट वाल्व का जो फेस का कोण होता है ये कितना होता है। जनरली द एंगल ऑफ एग्जॉस्ट वाल्व फेस, एग्जॉस्ट वाल्व का चाहे एग्जॉस्ट वाल्व पूछे चाहे इनलेट पूछे, लगभग एंगल बराबर ही होता है। तो आप कहोगे एग्जॉस्ट वाल्व का जो फेस का कोण होता है कितना होता है भाई, 45 डिग्री। कितना होता है, 45 डिग्री। ये मैंने आपको बताया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखो क्या है, नीचे दिए गए चित्र में तीर द्वारा दिखाए गए भाग का नाम क्या है बताओ। ये जो आपका वाल्व बना हुआ है क्या है, ये आपका वाल्व बना हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है ये जो तीर द्वारा ये वाला जो भाग दिखाया गया, ये देखो यहाँ पे तीर बना है ना, ये वाला, ये तीर द्वारा जो भाग दिखाया गया है इसका नाम क्या है। तो भाई इसका भी मैंने फिगर आपको दिखाया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वाल्व स्टेम। क्या बोलते हैं, वाल्व स्टेम। अगला है, फ्लाई व्हील पर ही फिट होता है। फ्लाई व्हील पर ही क्या फिट होता है, तो फ्लाई व्हील पर ही पहला तो यहाँ पर रिंग गियर फिट होता है, रिंग गियर ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो क्या बचा, क्लच असेंबली। तो फ्लाई व्हील पर ही क्या फिट होता है भाई, फ्लाई व्हील पर ही क्लच असेंबली फिट होता है। तो ये सारे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, जैसे बालक ज्ञान दे रहा था, सिलेबस से संबंधित सवाल पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, फलाना पढ़ाओ, ढिमाका पढ़ाओ। ठीक है भाई, चलिए अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इंजन कंपोनेंट इंजन को उसके नॉन वर्किंग स्ट्रोक के दौरान कैरी करता है। ये नॉन वर्किंग स्ट्रोक आपको मैं समझाऊंगा जब वर्किंग पढ़ाऊंगा 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, वहां एक बार मुझे याद दिला देना कि नॉन वर्किंग स्ट्रोक क्या है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये प्रश्न है कि कौन सा इंजन का कंपोनेंट है, कौन सा इंजन का कंपोनेंट है जो इंजन को उसके नॉन वर्किंग स्ट्रोक के दौरान कैरी करता है। तो नॉन वर्किंग स्ट्रोक के दौरान जो कैरी करने वाला कंपोनेंट है वो आपका है
फ्लाईव्हील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित कारण से क्रैंक शाफ्ट फ्लाईव्हील से जुड़ा रहता है। बताओ, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर फ्लाईव्हील हम लोग क्यों लगाते हैं? तो यही वाला मैंने आपको बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप ध्यान रखना कि इंजन की गति में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए। ठीक है, यानी कि टू रिड्यूस द फ्लक्चुएशन इन इंजन स्पीड, टू रिड्यूस द फ्लक्चुएशन, टू रिड्यूस द फ्लक्चुएशन इन इंजन स्पीड, ये वाला ध्यान रखना कि फ्लाईव्हील का जो मेन काम है वो क्या है भाई? इंजन की गति में उतार चढ़ाव को कम करना, इंजन की गति में उतार चढ़ाव को कम करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है कि फ्लाईव्हील में कौन सा बियरिंग फिट रहता है भाई? तो फ्लाईव्हील में स्पिगाट बियरिंग फिट रहता है। ठीक है, फ्लाईव्हील में कौन सा बियरिंग? स्पिगाट बियरिंग फिट रहता है। ठीक है भाई, तो ये थे आपकी जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजन है, ये चैप्टर आपका खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में जो मैंने पहली क्लास में आपको सिलेबस बताया है, उसी क्लास के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो भाई एक बार जो है रेटिंग वगैरह दे दीजिएगा। ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़िएगा। जिनको नहीं समझ में आया होगा, वो एक बार फिर से क्लास को देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, कभी आप ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ते हो दोस्त, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार 2 बार क्लास देखोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक। आपकी मैथ की क्लास शुरू हो गई तो आप अपनी मैथ की क्लास में जा सकते हैं। मिलेंगे कल नए चैप्टर के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।